हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपके बुक का एग्जांपल नंबर 7 आपके सामने मैंने लिख दिया है। इसमें क्या दे रखा है, 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइंब अप ए रो थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। वी नेम वन ऑफ द गर्ल is A and the other is B. Girl A takes 20 seconds while girl B takes 50 seconds to accomplish this task. What is the power expended by each girl? यहाँ पे क्या बोला है कि दो लड़कियां हैं जिनमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है। एक रस्से पर 8 न्यूटन की ऊंचाई पर चढ़ती है। हम एक लड़की का नाम A रखते हैं, दूसरी का B। इस कार्य को पूरा करने में लड़की ए को 20 सेकंड समय लगता है और बी को कितना लगता है, 50 सेकंड। तो प्रत्येक के द्वारा व्यय की गई शक्ति का परिकलन करना है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। हमको यहाँ पे गर्ल ए और गर्ल बी की पावर निकालनी है, शक्ति निकालनी है। हमको पता है पी जो होता है वो होता है W/T, है ना भाई। थोड़ा बहुत फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। W/T मतलब वर्क अपॉन टाइम। अब सुनना, अब यहाँ पे वर्क क्या है, सुनना। यहाँ पे लड़कियाँ क्या कर रही है, ऊपर चढ़ रही है रोप पे। जब सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लड़कियाँ हैं ऊपर जा रही है, तो अपने लिए ऑब्जेक्ट कौन है, लड़की। जब h हाइट पर ऊपर जाती है, ठीक है, h हाइट पर, तो वहाँ पे जाने के लिए जो टोटल वर्क होता है और वर्क और एनर्जी आपस में इक्वल होते हैं, तो हम वर्क को क्या लिखते हैं, mgh के बराबर। याद आया भाई। अरे भाई जब h हाइट पे चले जाते हैं तो वर्क जो होता है, देखो पहले तो एक बात कर दूं कि पावर जो होता है, शक्ति जो होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। और वर्क को हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, ये एनर्जी बाय टाइम हो गया। और अब h हाइट पे चले जाते हैं तो एनर्जी mgh के बराबर होती है भाई, याद है सबको, mgh के बराबर होती है। तो mgh बाई क्या हो गया, t। तो हमको पावर, ये सब क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लड़की जो है वो h हाइट पे ऊपर चढ़ रही है, इसलिए वहाँ पे आपका पावर जब निकालने को बोले तो फॉर्मूले में W की जगह हम क्या पुट करेंगे, mgh। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं गर्ल A की, जो पहली लड़की है। अब दोनों का वेट सेम है, मतलब मास, है ना। तो m जो है वो दे रखा कितना है, बोलो। देखो यहाँ पे देखो 400 न्यूटन लिखा हुआ है, देखो वेट बोल रखा है 400 न्यूटन, इसका मतलब ये mg की वैल्यू दे रखी है। आपको पता है ना कि ऑब्जेक्ट जब h हाइट पे चला जाता है तो वहाँ पे वेट नीचे लगता है, F = mg के बराबर। और वैसे भी हम इसकी इकाई देखकर, यूनिट देखकर जो न्यूटन है वहाँ से पता लगा सकते हैं, वो mg की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब ये सीधा सीधा वेट दे रखा है हमको। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, गर्ल A का जो है वो वेट दे रखा हमको यहाँ पे। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, एक सेकेंड। तो वेट ऑफ A और वो mg के बराबर होगा, ठीक है। और वो कितना दे रखा है, 400 न्यूटन। और वो ही किसके बराबर है, B वाली जो गर्ल B है उसके वेट के बराबर है। ये वेट है, W वर्क नहीं है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो क्योंकि दोनों सेम है, देखो ईच वेट 400 न्यूटन, इसका मतलब हम WA WB दोनों क्या लेंगे, सेम। आगे बढ़ते हैं। तो हम गर्ल A की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे गर्ल A जो है वो टाइम कितना लेती है, TA, वो लेती है आपकी 20 सेकेंड। और यहाँ पे हमको G की वैल्यू कोई मेंशन नहीं है, तो हम G की वैल्यू कितने ले लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब अपना जो पावर निकल के आएगा वो mgh/T पुट करेंगे, तो mg की वैल्यू तो है 400। और यहाँ पे देखना mg की वैल्यू। और यहाँ पे एक और बात है, जो पहली वाली गर्ल है वो कितनी हाइट ऊपर चढ़ती है, वो 8 मीटर ऊपर चढ़ती है, ये भी दे रखा है। और दूसरी वाली गर्ल है वो, देखो एक मैं यहाँ पे वापस पढ़ लेता हूँ कि दोनों को सेम हाइट चढ़नी है, 8 मीटर के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। और टाइम देखो कितना ले रही है, तो यहाँ पे = hb भी लिख सकते हैं हम। और टाइम ले रही है यहाँ पे 20 सेकेंड। तो यहाँ पे जब इसको काटोगे 4 से, तो ये आपका आ जाएगा, देखो 40 × 4 160। तो ये आपका 160 पावर आया है। पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट, तो वाट का W से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। अब मैं गर्ल B की बात करूं, तो गर्ल B का भी वेट सेम है, तो इसका मतलब वहाँ पे भी mg की जगह हमको कितना रखना है, 400 न्यूटन।
और इसको भी हाइट सेम ही तय करनी है 8 मीटर के बराबर, और इस बार ये टाइम जो है वो अलग ले रही है 50 सेकेंड। तो हम यहाँ पे पावर निकाल लेते हैं mg मतलब 400, h मतलब 8 और t मतलब 50। अब इसको काटो आप, ये आपका कितना हो गया 64 पावर आया, इसका मतलब वाट होती है ऐसा ही नहीं, तो W लगा देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया गल A और B का पावर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 11.8 की बात कर लेते हैं। देखो ये क्या है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं अब हम। ये क्या कह रहा है, ए बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप्स इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड हिज पावर और जी की वैल्यू ये लेनी है। 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान या जीना पर दौड़कर 45 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ता है। ठीक है भाई, और उसके बाद प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कह दूं कि हमको निकालना पावर है, और एक चीज़ यहाँ पे बता दूं मैं कि ये जो लड़का है ना ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, अब ऊपर कितना चढ़ रहा है वो पता होना चाहिए हमको। एक तो देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, पावर निकालना था तो mgh/t यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि लड़का कहाँ जा रहा है भाई, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ लगाएंगे कैसे, फिर सुनना। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा, m की वैल्यू तो हमको दे रखी है 50 kg, g की वैल्यू हमको 10 लेनी है, क्लियर है, और h हाइट निकालनी पड़ेगी। देखो t भी हमको पता है कि यहाँ पे 9 सेकेंड, t की भी कितना है 9 सेकेंड। ठीक है, तो अब सुनना यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे h। तो सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि वो 9 सेकेंड में कितना 45 स्टेप चढ़ता है, और एक स्टेप कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, मतलब 15 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे समझ में नहीं आया हमको। देखो ये एक स्टेप हुआ ना यहाँ से यहाँ तक, तो वो 15 सेंटीमीटर है, और टोटल कितने स्टेप लिए उसने, 45 स्टेप लिए टोटल, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। तो एक स्टेप का अगर, तो यहाँ पे टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, एक स्टेप का अगर 15 सेंटीमीटर है तो 45 स्टेप जब चढ़ेगा तो कितनी हाइट चला जाएगा, ऐसे ही करेंगे मल्टीप्लाई भाई। अब ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, इसको मीटर में लाना है हमको, क्योंकि ऐसा यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, तब जाके किस में चेंज होगा, मीटर में। अब इसको और आगे काट सकते हैं हम। देखो हाइट कितनी आ जाएगी, फिर इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं अगर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, जितना काट सकते हैं काट लो ना, नहीं तो आगे जाके तो इसको सॉल्व होना ही है। वैसे 5 से काट लो ना, 20 हो गया, और 5 से काट दो इसको, और ओके। तो कुल मिला के पॉइंट में नहीं जाते हैं, 27/4 मीटर हो गया हाइट। अब हम आ जाते हैं वापस अपने फॉर्मूले पे, कि फॉर्मूला क्या था, P = mgh/t है ना, तो P = mgh/t। m की वैल्यू बोलो कितनी है, 50, g की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 10, h अभी हमने निकाला 27/4, और टाइम कितना दे रखा हमको, 9। अब इसको काटो आप, देखो 9 से इसको काट सकते हैं 3 बार, और इसको काट लो आप, ये 2 बार काटो और 2 बार इसको काटो, पूरा कट गया। अब 25, 5 और 3 जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 375। अब क्योंकि ये पावर आया है और उसके ऐसा यूनिट होती है वॉट, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया, ओके। ये एग्जाम्पल 9 कंप्लीट हुआ, सॉरी 8 और 9 अब करते हैं। देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट इज़ यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। एक 60 वाट का एक बल्ब, विद्युत बल्ब है, प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिट में परिकलन करना है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमको यहाँ पे एनर्जी यूनिट में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम पहले तो एक एनर्जी निकालना चाहेंगे, उसके बाद उसको यूनिट में कन्वर्ट करना हमें आता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे उस बल्ब का पावर दे रखा है, देखो 60 वाट मतलब पावर,
तो पावर और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है हमें पता है। देखो पावर जो होता है वो W/T होता है, और W को हम E भी लिखते हैं, E मतलब एनर्जी। तो यहाँ से अगर E पूछूँ आपसे तो E T उधर जाके P से मल्टीप्लाई होगा तो P × T हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक बात कहते हैं कि P की वैल्यू तो यहाँ पे 60 दे रखी है हमको, और T कितना दे रखा है 6। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर टाइम आवर में दे रखा है, आप बोल रहे हो कि ऐसा यूनिट में, तो आवर में नहीं सेकंड में होनी चाहिए, लेकिन हमको किस में चाहिए एनर्जी यूनिट में। और यूनिट जो होती है मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक यूनिट जो होती है वो 1 kWh के बराबर होती है। तो इसका मतलब उस एक यूनिट में टाइम जो है वो आवर में ही चलता है। इस वजह से ये जो आया है वो पावर इनटू टाइम, मतलब पावर का वॉट और टाइम किस में आवर में, तो ये आपका WH हुआ। तो HR की जगह H लिख दो खाली, काफ़ी है। तो ये आपका वॉट आवर हो गया, लेकिन हमको kWh में चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं 60 × 6। अब आपको पता है कि इसको किलो में ले जाना है तो इसको 1000 से क्या कर लेंगे डिवाइड। अब ये किस में चेंज हो गया kWh। क्लियर है भाई? और पता है ना भाई कैसे करते हैं ये, कि भाई 1 किलोमीटर में ऐसे याद रख लो 1000 मीटर होते हैं, तो मीटर को किलोमीटर में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। इसी तरह यहाँ पे सिंपल इसको किलो में लाने के लिए 1000 से क्या किया डिवाइड। अब इसको आप जब आगे सोल्व करोगे तो ये आपका 0.36 कितना आएगा 0.36 kWh। और kWh की जगह हम लिख सकते हैं यूनिट, क्योंकि 1 kWh क्या होता है 1 यूनिट के बराबर। तो 0.36 यूनिट ये आपकी एनर्जी क्या होगी, ये खर्च करेगा आपका बल्ब। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम बात कर लेते हैं आपके बुक के कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है। वो क्या है क्वेश्चन 9 आपके बुक का, इसमें आपको दे रखा है, देखो क्या कि ए सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इज इन जूल। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें व्यय हुई, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। देखो यहाँ पे हमको यूनिट में दे रखी है ऊर्जा एनर्जी, और जूल में निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, एनर्जी हमको कितनी दे रखी है 250 यूनिट्स, कितनी दे रखी है 250, और एक यूनिट में हमको पता है, ये रिलेशन मैंने डिराइव करके बताया था, ये होती है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर एक यूनिट एनर्जी। तो हमको यहाँ पे फिर एक यूनिट एनर्जी अगर इतना जूल होती है तो 250 यूनिट कितना होगी, तो इसका मतलब 250 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब 250 यूनिट की जगह रख देंगे 3.6 × 10⁻6 जूल। अब आगे इसको कैलकुलेट करना है भाई, कैसे, ये पॉइंट हटा के एक जीरो लगा के इसको काट सकते हैं। अब 25 को 36 से आप मल्टीप्लाई करना, तो ये आपका आएगा 900 × 10⁻6 जूल। और आपको पता है ये 2 0 6 में ऐड कर दो तो ये 9 × 10⁸ जूल। आप चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, बट ये थोड़ा अच्छा आंसर हो गया ना। तो ये आपका ऐसा हो गया भाई, पता है ना 2 0 एक्स्ट्रा है, पावर 6 चल रही है ऑलरेडी 10 की, तो ये जुड़ जाएंगे भाई 8 हो जाएंगे, और 2 0 यहाँ से हटा सकते हैं हम। ओके भाई, तो ये क्वेश्चन 9 हो गया आपकी बुक का। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स हाफ वे डाउन। 40 kg द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो पिंड ठीक आधे रास्ते पर है, तो उस टाइम उसकी गतिज ऊर्जा का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वस्तु है जो पहले धरातल पे सरफेस पे पड़ी थी, आपका ऑब्जेक्ट, उसको हम 5 मीटर ऊपर ले गए, ठीक है भाई। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं कहूँ 5 मीटर हम क्या कर लिए, उसको ऊपर ले गए इसको यहाँ से, ठीक है। और इसका मास हमको दे रखा है 40 kg। अब फिर क्या किया, पहला तो यहाँ पे ऐसे ऊपर ले गए, तो फिर यहाँ पे इसके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी अभी कितनी है, मतलब स्थितिज ऊर्जा, एक तो वो फाइंड करना है। उसके बाद जब इसको छोड़ा जाएगा तो एकदम बीच में आएगा, कभी ये छोड़ने के बाद नीचे आएगा और नीचे कहीं बीच में आएगा, तब बोला काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बताना।
तो अब देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी जो है जब h हाइट पे ले जाते हैं तो mgh के बराबर होती है, और यहाँ पे m है 40, g दे नहीं रखा है, दे रखा है देखो 10 है ना, तो 10 हो गया। h कितना, जब ऊपर ही ऊपर 5 ले जाए तब है ना, तो अब ये कितना हो गया देखो, ये आपका 2000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना तब 2000। अब क्योंकि एनर्जी है तो यूनिट लगाएंगे जूल, तो 2000 जूल पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी जब उसको 5 मीटर हाइट पे ले जाए। तो ये पहला तो यही हो गया इसका आंसर। दूसरा हमको ये पूछा है कि जब ऊपर ले जाके छोड़ दिया जाए, जब हाफ वे में आएगा एकदम बीच में, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब आपको पता है कि जब यहाँ रुका हुआ था तब इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी और पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी 2000 जूल। जब ये बीच में आएगा तब इसकी मैंने बोला था आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, ऊर्जा संरक्षण के नियम में, कि जब ये बीच में आएगा तो जैसे जैसे नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो कौन कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी। एकदम बीच में आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल हो जाएगी और आधी आधी हो जाएगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है एकदम बीच में आए जब आधी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल पहले थी कितनी 2000, उसकी आधी कर लो 1000 जूल होगी एकदम बीच में जब होगा तब उसकी एनर्जी। तो ये आपको समझ में आया होगा, दोनों आंसर इसके निकाल दिए मैंने। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, समझ में आ रही है ना बात। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका, ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट टायर्ड, हैज़ ही डन सम वर्क और नॉट। अब मैंने आपको क्या बोला, अगर कोई आदमी कोई ऑब्जेक्ट है ना सर पे लेके खड़ा है, बोरा कुछ भी, तो उसने कोई काम किया है क्या। तो हमको पता है वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल इनटू विस्थापन। अब क्योंकि वो रुका हुआ है ना भाई, कहीं चला नहीं है, देखो यहाँ पे खाली 10-30 मिनट तक उसने अपने सर पे वो गट्टा, जो भी गट्टा है बंडल, वो रखा है अपने सर पे, तो रखा है, कहीं गया नहीं है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो क्या हुआ है 0। जब डिस्प्लेसमेंट वापस पुट करोगे यहाँ पे 0 में, तो वर्क भी उसके द्वारा कितना किया गया है यहाँ पे 0। मैंने ये बताया था आपको कि वो थक जाएगा ज़रूर, लेकिन उसके द्वारा किया गया वर्क हमेशा क्या कहलाएगा 0। आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। एक विद्युत हीटर की घोषित ऊष्मा शक्ति 1500 वाट है, 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा। देखो यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है। तो कैसे कि हमको पावर दे दी और 10 घंटे में ऊर्जा पूछी है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी किया था हमने, क्या पावर जो होती है वो एनर्जी बाय टाइम होता है, और एनर्जी अगर पूछे तो पावर इनटू टाइम हो जाएगा, टी उधर जाके। पावर बोला है 1500 दे रखी है, टाइम कितना है 10 आवर। तो हमको यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे कुछ मेंशन तो है नहीं ऊर्जा, तो यहाँ पे आप चाहो तो यूनिट में निकाल दो ना, यूनिट में निकालना, क्योंकि आंसर भी शायद आपके पीछे यूनिट में kWh में ही आ रहा है। तो बताओ पावर का वॉट, टाइम किस में है 10 आवर में है, और इसको क्या लिख सकते हैं 15 × 1000। और हमको पता अब जब इसको हमको किलो में ले जाना है तो 1000 से क्या करेंगे डिवाइड, तो ये किस में लिखेंगे kWh, 1000 से 1000 कट गया, आंसर आ गया 15 kWh या फिर 15 यूनिट। भाई kWh की जगह हम यूनिट लिख सकते हैं, तो ये आपकी एनर्जी हो गई। यहीं से अगर जूल में निकालनी हो तो यूनिट की जगह हम 3.6 × 10⁶ भी पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द एनर्जी इन kW, किलोवाट आवर। एनर्जी kWh मतलब किलोवाट आवर में निकालनी है 10 घंटे में, बाई 4 डिवाइस ऑफ पावर 500 वाट ईच। 4 युक्तियाँ जिसके प्रत्येक की शक्ति 500 वाट 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, तो इसके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा kWh में निकालो। देखो यहाँ पे भी हमको वही काम करना है, पावर होता है एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी हो जाएगी पावर इनटू टाइम। बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको भी आदत पड़े ऐसे करने की। अब हमको यहाँ पे पावर दे रखी, पहले तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे टोटल कितने जो डिवाइस है 4 डिवाइस है, 4 युक्तियाँ लगी हुई है, एक की पावर रेटिंग है 500, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि पावर जो निकालेंगे एक का है 500, लेकिन टोटल
4 लगे हुए हैं तो चारों मिलके कितना पावर कंज्यूम करेंगे, तो 500 इंटू 4 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अरे भाई एक घर में अगर एक बल्ब लगा है तो 500 वाट खा रहा है, 4 लगे तो कितना खाएंगे, तो अब क्या करोगे, 4 इंटू 500 टोटल पावर निकालेंगे भाई। और टाइम आवर में दे रखा है ना 10, तो ये आपका अभी वॉट आवर में आ गया आंसर। हमको KWH में चाहिए, तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये 500 इंटू 4 इंटू 10, जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में चला गया, KWH में। तो ये देखो 1000 तो कट गया, ये आपका 20 KWH आपका क्या हो गया आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का कितना आ गया, ठीक है भाई। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो यहीं तक करेंगे हम, ये आपके ख़त्म हो गए क्वेश्चन, ठीक है। ये वर्क एनर्जी के न्यूमेरिकल करा दिए मैंने। देखो यहाँ पे आज इतना ही रखेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन इसके, वर्क एनर्जी के चैप्टर वाले के है ना, आपके बुक के पीछे के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने देखे।